हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं और गॉस लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मतलब हमारे पास कोई रिंग दी गई है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है। ये एक रिंग है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पी पर, जो कि यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारी एक्स है। और उसके साथ साथ ये हमें पता है जो रिंग है उसकी रेडियस आर है। तो स्टूडेंट, जब भी हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट मान लेते हैं, छोटा सा। जैसे कि हमने यहाँ पे माना है ये डी एल लेंथ का एक एलिमेंट है, इसका चार्ज हमने डी क्यू मान लिया, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपली हम करते क्या है कि पहले डी एल की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर। उसके बाद सभी इसको निकालने के बाद फिर उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आएगी उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो टोटल हमारी रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसको करने के लिए हमने ये बात मानी है कि जो इसका चार्ज है डी एल लेंथ का, वो हमारा डी क्यू है और डी क्यू की वैल्यू हमारी क्यू डी एल ओवर 2πr है। तो यहाँ पर 2πr हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे ये रिंग है, हम ये बात मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि रिंग बहुत ही पतली है। तो जब बहुत ही पतली होगी तो जो इसका थिकनेस हम ये बहुत ही स्मॉल मान चले नेग्लिजिबल, तो जो इसकी लेंथ होगी और अदर वर्ड्स में कहें तो हम उसकी सरकमफेरेंस होगी हमारी 2πr हो जाएगी। तो डी क्यू की वैल्यू क्यू डी एल अपॉन में 2πr आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे डी क्यू एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमें डायरेक्शन मिलेगी वो हमें ये मिल जाएगी। तो डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4πε0r², ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। सिंपली डी क्यू आ गया है क्यू की जगह, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारी ये सेपरेशन है, ये हमारी इस डी एल एलिमेंट से पॉइंट पी तक की है। इसका मतलब ये हमें आर की वैल्यू निकालनी है। और आर अगर हम देखें तो जो ये वाला एंगल है हमारा राइट एंगल है, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वेरी सिंपल है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ये एलिमेंट ऊपर हमने माना है, सेम एक एलिमेंट नीचे भी होगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसकी वजह से डायरेक्शन हमारी ये दी गई है, जो यहाँ पे शो की गई है ये वाली। और जो हमारा नीचे वाला एलिमेंट है इसकी वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए हम ये सिंपली मतलब उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम करते ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो हमारा ये वाला एंगल है ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल, और जो इसके ये ऊपर वाला एंगल है दिस वन, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो जो हमारा डी ई कॉस थीटा वो हमारा एक्स एक्सिस के अलग हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा साइन थीटा है ऊपर वाले का वाई के पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और जो नीचे वाला है उसका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलग हो जाएगा। तो हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ से कि जो हमारा एक कंपोनेंट है डी ई साइन थीटा का, एक हमारा ऊपर की तरफ है, दूसरा हमारा नीचे की तरफ है जो ये दे रखा है। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि डी ई की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी सेम है, और कॉस थीटा भी हमारा साइन थीटा की जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी दोनों केसेज में, अब पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई में वो हमारी सेम आएगी, क्योंकि थीटा हमारा सेम है। तो जो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी हमारी सिंपली डी ई कॉस थीटा। तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने ये पहले छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से निकाली है। और उसके बाद जो हमारा काम है वो ये है कि जो हमारा टोटल चार्ज है ये इसकी वजह से निकालनी है।
तो इसे हमने इंटीग्रेट किया तो सिंपली हमने डी ई की वैल्यू जो हमारा ऊपर फॉर्मूला दे रखा है यहाँ से हमने इसे रिप्लेस किया। अगर हम डी क्यू की वैल्यू भी अगर इसमें पुट कर देते हैं तो जो हमारा डी एल है इसके साथ हमारा इंटीग्रेशन साइन रह जाता है और बाकी ये जो क्वांटिटी है जो हमें यहाँ पे दी गई है ये हमारी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा लेंथ के साथ। और इसको हमने कैसे निकाला है तो ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो कॉस थीटा वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन में आर, और इसके साथ साथ अगर हम डी क्यू की वैल्यू रखें तो हो जाएगी हमारे क्यू अपॉन में 2 पाई आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट होता ही है जो हम यहाँ यूज करते आए हैं। अब यहाँ पर जब हम इसे कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है पहले से ही, तो मतलब जो आर की पावर है यहाँ पे वो 3/2 हो जाएगी। तो टोटल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब हमारे पास जो बचा इंटीग्रेशन जिसका हमें करना है वो हमारा डी एल है। तो डी एल जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो एज्यूम करो कि आप लोग पॉइंट ए पे खड़े हैं और यहाँ से रिंग के अलोंग घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप लोगों ने लेंथ कवर की है वो इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल है जो कि हमारे 2 पाई आर है। तो डी एल की वैल्यू अगर हम 2 पाई आर रख दें तो आप जो हमारे नीचे 2 पाई आर जो हमारे ये दिया गया है फॉर्मूले में ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमें बचेगा क्यू एक्स पूरा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और यही यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया है। तो इसमें जो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा कंटिन्यूस चार्ज है जब भी हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो पहले एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, फिर उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और स्मॉल एलिमेंट को निकालने के बाद फिर हम उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। उसको मान लेते हैं पहले जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे डी ई मान लिया, फिर उसके बाद उसे डी ई को हम इंटीग्रेट कर देंगे। और तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एक रॉड की वजह से। तो यहाँ पे भी सेम वही किया है मैंने, बस फ़र्क ये है कि जो हमारा ये चार रॉड है या इसकी लेंथ हमने मान ली है कि इसकी लेंथ हमारी L, और जो इस पर टोटल चार्ज है वो हमारा Q है, कैपिटल Q यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो हमारा छोटा सा एलिमेंट होगा जो ये हमने माना है dx, इस पर जो हमारा चार्ज होगा dq उसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू Q ओवर में L होती है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। अब इसके बाद हम जैसे हमने पहले प्रोसीड किया है सेम वैसे ही करेंगे। स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी उसे हम डी ई मान करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से हमने जो इसकी सेपरेशन मानी है पॉइंट पी की वो हमारी एक्स है, तो जो हमारे यहाँ पे डी ई निकल के आएगी जो स्मॉल एलिमेंट है डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूला सिंपली जैसे हमने पहले किया है सेम वही हो जाएगा, डी क्यू को सिंपली रिप्लेस कर देंगे लैम्डा डी एक्स। अब इसी को टोटल निकालेंगे तो इसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट जब भी हम करते हैं तो इसमें एक लिमिट रखते हैं कि जो हमारा ये रॉड है इसकी स्टार्टिंग कितनी लेंथ से और कहाँ तक ये हमारी हो रही है, एक्सटेंशन कितना है इसका। तो अगर हम पॉइंट पी से अगर हम इधर की तरफ चलें तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो हमारा ए की तरफ है, और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा ए, और प्लस में जो लेंथ होगी रॉड की, तो इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन लिमिट आ जाती है ए टू एल प्लस ए, और डी एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर। अगर डी एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डी एक्स के साथ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के 1 में एक्स हमें मिलता है। आई होप कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सिंपल फॉर्मूला है, याद रख लें कि डी एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर अगर हमें सॉल्व करना है तो माइनस के 1 में एक्स आ जाता है। और इसके बाद फिर वही लिमिट, लोअर लिमिट हमारी ए है, अपर लिमिट एल प्लस ए है। और जब भी हम इसमें लिमिट रखेंगे तो जो हमारा माइनस साइन है इसको हम आगे निकाल देते हैं तो 11/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा,
अब इसमें करना ये है कि x की वैल्यू एक बार हमें l प्लस ए रखनी है और एक बार हमें a रखनी है। सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार l प्लस ए रखा, माइनस साइन लगाया, फिर उसके बाद 1/a रख दिया। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बची रह जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि सेम जैसे हमने पहले किया है सेम वही किया है। सिंपली एक चार्ज एलिमेंट मानना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पर, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई उसी को हमें इंटीग्रेट कर देना है। अगर कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे भी हटा देना है, जो हमारा ऐड हो रहा है उसे हमें इंटीग्रेट कर देना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक सरफेस एरिया है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस एरिया दिया गया है, एज्यूम कर लेते हैं। जो हमारे सरफेस एरिया हमें दिया गया है तो इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, जो इनका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे पास होती हैं वो हमारी वो जो लाइन इससे पास हो रही है, और लाइन भी इसके परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए। जो ये हमारा एरिया दिया गया है इसके परपेंडिकुलर जितनी लाइन पास होती हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। उसी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। और जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा एक ग्रीक सिंबल है जिसे हम फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और फाई की वैल्यू हम जो फॉर्मूला अगर हम देखें मैथमेटिकली तो होता है हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस। तो ये मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारा बोल्ड लेटर होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारी क्वांटिटी है वो वेक्टर है। तो यहाँ पे जो हम एस है वो हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसको लिखना चाहें तो हम ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा थीटा ई और एस के बीच का एंगल होता है। और इसी को अगर हम लिखना चाहें इंटीग्रेशन की फॉर्म में तो इसे ई डी एस लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस भी हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर लगाया है कि इसमें जो हमारा एरिया है वो हमारा डी एस है, जिसका यूनिट वेक्टर वो हमारा एन कैप है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे छोटा सा एरिया जो हमने इसके ऊपर ये माना है, इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होंगे इस एरिया के नॉर्मली, उसकी जो वो जो नंबर हमें मिलेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। और इसमें हम जब भी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी फाई से दी जाती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हम फॉर्मूला हम दूसरे तरीके से निकालते हैं या फिर हम गॉस लॉ हम यूज करते हैं, गॉस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। और एक फ्लक्स हमने यहाँ से निकाला है ई डॉट एस, ये भी, और जो हम गॉस लॉ से निकालेंगे दोनों हमारे सेम होते हैं। और इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मीन्स फाई इक्वल्स टू ई एस, और जो हमें गॉस लॉ से फ्लक्स मिलता है वो दोनों इक्वेशन का यूज करके फिर हम आगे जो भी हमारे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कॉन्फिगरेशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में सिंपल हमें बताया गया है कि जो हमारा ई डॉट डी एस होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया की वजह से। तो ये हमारा एस दिया गया है, इसका मतलब सरफेस एरिया है, और जो इंटीग्रेशन में सर्कल बना हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारा सरफेस होगा वो हमारा क्लोज होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो हमारा क्यू है, क्यू हमारा टोटल चार्ज होगा जो सरफेस के अंदर लाई करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेगुलर सरफेस है, इसके अंदर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लेते हैं एक चार्ज हमारा यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो कुछ यहाँ पे है। तो जो इसके अंदर वाला चार्ज है ये वाला, जो इसके अंदर जो भी दिखाया गया है, इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है। और जो इसके अंदर चार्ज है यही हमारे यहाँ पे जो क्यू है यही हमारे यहाँ पे वैल्यू आती है। जो बाहर वाला चार्ज है इसका हमें यूज नहीं करना है, तो इसको हम हटा देते हैं।
जो इसके अंदर वाला जो भी हमें चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, दिस डज नॉट मैटर, उसी का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो हमारा ये फॉर्मूला आया है E डॉट डी एस, ये हमारा Q अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो इस बात का सेटिस्फैक्शन या फिर कहें तो फिजिकल डेरिवेशन अगर हम करना चाहें मैथमेटिकली, तो वो हम किस तरीके से कहेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है सही है या गलत है। तो इसलिए भी सेम हमने मेथड यूज किया है। हम पहले निकालते थे कि जो चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उसमें डी एस मल्टीप्लाई करो, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा गॉस लॉ है वो, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो गॉस लॉ हमारा काम करेगा, अगर वो नहीं होता है तो गॉस लॉ काम नहीं करता है। पहला है कि ये हमारा सिर्फ केवल तभी काम करेगा जब हमारा सरफेस क्लोज होगा। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा सरफेस क्लोज है तो ये गॉस लॉ काम करेगा, अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो गॉस लॉ काम नहीं करेगा, और कहें तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। और जो हमारा सरफेस है क्लोज होगा तो उसका जो शेप है और साइज है उससे हमें भी कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे वो कितना ट्रायंगुलर शेप हो, सर्कुलर हो या कोई और आर्बिट्रेरी शेप हो। एंड सेकंड वन इसमें दिया गया है कि जो भी हम सरफेस एज्यूम करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। एंड थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था स्लाइड्स के लास्ट में, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी, कि जो चार्ज सरफेस के अंदर होता है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं, जो हमारा आउटसाइड चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम नहीं निकालते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो हमारे चार्ज की लोकेशन है बॉडी के अंदर, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिंपली चार्ज को ऐड करना है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो हम उसकी जो लोकेशन है चार्ज की सरफेस के अंदर किधर है। और मेन पॉइंट लास्ट है वो ये है कि हमारा ये गॉस लॉ केवल तभी वैलिड होगा जब हमारा कूलॉम्स लॉ वैलिड है। अगर कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा तो गॉस लॉ भी वैलिड नहीं होगा। एंड ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है जो कि ये बता रहा है कि गॉस लॉ के जो फॉर्मूला है वो हमारा कितना सही है कितना गलत है। तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, बाकी और जो एक इक्वेशन जो फाइनली निकल के आएगी डेल्टा फाई इक्वल टू यू अपन एप्सिलॉन नॉट, वो आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं। जो ये फिगर है ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो यहाँ पे हमने ये बात माना है कि हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है, ये हमारा सेंटर पर रखा हुआ है, और एक सरफेस एरिया मान लिया जिसका सरफेस एरिया है डेल्टा एस, स्मॉल सरफेस एरिया मान रहे हैं। तो इसकी वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी ये हो जाएगी ई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे पॉइंट है जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा डेल्टा एस है सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो जो हमारा थीटा है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा डेल्टा फाई जो हम निकालते हैं ई डॉट डी एस, वो हमारा ई डॉट ई डी एंड ई डेल्टा एस में ही बचा रह जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉस जीरो है उसकी वैल्यू 1 होती है और ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर होती है। इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। जब हम डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम टोटल को इंटीग्रेट कर दें टोटल फाई निकालने के लिए, तो ये हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आएगा सरफेस का वो हो जाएगा 4π इंटू में आर स्क्वायर। तो 4π आर स्क्वायर ऊपर भी है, 4π आर स्क्वायर डिवाइड में भी है, दोनों कट जाएंगे, बचा क्या क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वही हमारा गॉस लॉ होता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।